आज सुमित्रा बहुत बेचैन दिख रही थी क्योंकि नारायण जी आज उसे पार्क में नहीं दिख रहे थे। वो इस समय तक बिना नागा किए आ जाते थे, पर वो आज अभी तक नहीं आए। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो कल भले चंगे दिख रहे थे, आज वो उनके लिए गाजर का हलवा भी तो बना कर लाई थी। कल ही तो कह रहे थे उन्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है, पर डॉक्टर ने उनको मीठा और बाहर का खाने से मना किया है। तो सुमित्रा जी उनके लिए शुगर फ्री से हलवा बनाकर लाई थी। उन्होंने सोचा था उन्हें सरप्राइज कर देंगी, पर वो तो खुद ही आज सरप्राइज हो गई। मन में हजारों ख्याल भी आने लगे। उनका कभी फ़ोन नंबर भी नहीं लिया। वॉक करती पर निगाहें नारायण जी को ही खोजती। इस विशाल शहर में उन्हीं से तो अपनापन मिला था, वरना वो निराशा के गर्त में चली जा रही थी। सुमित्रा याद करने लगी जब वो पहली बार दिल्ली आई थी। बड़ा बेटा उसे ज़बरदस्ती शहर ले आया था। वो प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो घर काटने को दौड़ने लगा। पति तो 5 साल पहले ही किडनी की वजह से चल बसे थे। वो तो बस दीवारों से बात करती। बड़ा बेटा उसे अपने साथ ले आया, पर वो यहाँ भी क्या करे। बेटा 9 बजे बैंक चला जाता है, बहू भी 10 बजे चली जाती है। रह जाती हैं सुमित्रा और उसकी 7 साल की बेटी, जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा रही थी। बस उसी के साथ बतियाती या फिर पार्क में आ जाते दोनों। एक दिन पार्क में बैठी अपने अतीत के पन्ने खोल रही थी। संघर्ष के दिनों में भी वो अकेली नहीं थी। बेटों की जिम्मेदारी थी उस पर वो टूटी नहीं। दोनों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी में लगा दिया। एक बैंक में काम करता था और दूसरा कॉलेज में प्रोफेसर बन गया था। दोनों की शादी बच्चों से वो निपट चुकी थी। अपनी छोटी सी नौकरी से वो बचा रही थी और खा रही थी, पर अब तो नौकरी भी नहीं रही जिसके सहारे जी रही थी वो। इसीलिए बड़ा बेटा आलोक उसे अपने साथ ले आया। अपने अतीत में उलझी पार्क में बैठी थी कि तभी एक आवाज़ कानों में पड़ी, चलते रहिए, चलने का नाम ही जिंदगी है। इस अनजान शहर में पहली बार कोई उससे बोला था, वरना यहाँ तो गाड़ियों का शोर ही बोलता है। उन्होंने अपना परिचय पास वाली बेंच पर बैठते हुए दिया। मेरा नाम नारायण है, यहीं पास में रहता हूँ। सुमित्रा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। अपनी पानी की बोतल खोलते हुए बोले, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे जो हुआ उसे जाने दीजिए, आगे बढ़िए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इतना कहते हुए पानी पिया, बोतल रखकर फिर चल दिए। सुमित्रा उनको जाते हुए देखती रही और मन ही मन बड़बड़ाती रही कि हाँ, जिंदगी में खुशियाँ हो तो जिंदगी खूबसूरत ही लगेगी। इन्हें क्या पता कि हम पर क्या बीती चले आए ज्ञान देने। अब ये रोज का नियम हो गया। सुमित्रा पार्क में जाती और नारायण जी को अपने से पहले पाती। वो मुस्कुरा कर हाथ हिलाते, पर सुमित्रा सिर्फ मुस्कुरा देती। धीरे धीरे दोनों हाय हेलो कर लेते। एक दिन नारायण जी पूछ बैठे, कहीं बाहर से आई हो, आपको पहले तो कभी नहीं देखा। सुमित्रा जल्दी किसी को अपने बारे में नहीं बताती, तो बस मुस्कुरा कर बोली, पास ही में मेरा बेटा रहता है, उसी के पास। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई कि नारायण जी बोले, स्वागत है दिल्ली शहर में। दिल्ली तो दिल वालों की है। सुमित्रा जी उन्हें देखती रह गई। इस उम्र में इतनी जिंदा दिली। एक वो देखो, हमेशा बुझी बुझी रहती हैं। पार्क में बुजुर्गों का एक ग्रुप बना था, जहां सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते। कभी बॉल से खेलते तो कभी अंताक्षरी, कभी किसी का जन्मदिन मनाते तो कभी न्यू ईयर। सुमित्रा जी को भी उस ग्रुप में नारायण जी ने शामिल कर लिया। इस ग्रुप में अधिकांश लोगों ने अपना जीवन साथी खो दिया था या किसी बीमारी से पीड़ित थे। सब एक जैसे थे, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। सब शुगर बीपी जोड़ों के दर्द से जूझ रहे थे। सुमित्रा को उस ग्रुप में शामिल होकर बड़ा सुकून मिल रहा था। अपना दुख उसे अब बहुत कम लगने लगा। वो देखकर आश्चर्यचकित होती कि जिंदगी की अंतिम बेला में भी अभी कितने ऊर्जावान थे। उनकी ऊर्जा देख सुमित्रा ने भी अपनी उदासी का चोला उतार फेंका। अब वो सुबह का इंतजार करने लगी। एक दिन मिसेज मनोरमा का जन्मदिन था। सब कुछ ना कुछ बनाकर लाने वाले थे। सुमित्रा ने सोचा क्या बनाए। पाक कला में तो वो बहुत ही निपुण थी, पर यहाँ लोगों को उसकी बनाई चीज़ें पसंद भी आएंगी। फिर भी उसने बड़े प्रयास से अलसी के लड्डू बनाए, जो सर्दियों में फायदेमंद व घुटनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सुमित्रा डब्बा संकोच के साथ घर से तो ले आई। सब अपना अपना खाना खिला रहे थे। कोई पोहा तो कोई ढोकला तो कोई रसगुल्ला लाया था। नारायण जी ने सुमित्रा को डब्बा छुपाते हुए देख लिया।
झट से छीन लिया और उसके लड्डू सबको खुश कर गए। बचे हुए लड्डू नारायण जी अपने घर ले गए और कई दिनों तक उसकी तारीफ करते रहे। सुमित्रा की जिंदगी बदलने लगी। बेटा बहू भी खुश थे कि माँ का मन लग रहा है। कल की ही तो बात थी, नारायण जी ने बताया कि उनका बीपी बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए डॉक्टर ने उनको नमक और चीनी कम लेने को बोला है। साथ ही शुगर भी बॉर्डर पर है, पर सर्दियाँ हों और गाजर का हलवा ना हो। लेकिन क्या करूँ, मैं मीठा नहीं खा सकता और मुझे बनाना भी नहीं आता। सुमित्रा जी बोली, आपकी पत्नी या बहू? नारायण जी मुस्कुरा दिए और बोले, सुमित्रा जी बहुत लंबी कहानी है, आराम से किसी दिन, पर आज नहीं। उनको अपनी आंखों की कोरों को पोंछते हुए सुमित्रा ने देख लिया और उसी वक्त सोचा था कि वो नारायण जी के लिए कल गाजर का हलवा बनाकर लाएगी। पर आज तो पार्क में ही नहीं आए वो, अतीत से वर्तमान में लौट आई, पर वो ना आए। सब दिखे पर किससे पूछे। फिर हिम्मत कर खुराना जी के पास गई और बोली, आज नारायण जी नहीं आए। सब एक साथ चौंके। हाँ, आज नारायण आया तो नहीं। सुमित्रा ने कहा, कोई फ़ोन करके पूछ लो, वो ठीक तो हैं। खुराना जी ने कई बार फ़ोन ट्राई किया पर फ़ोन उठा ही नहीं। सुमित्रा को नारायण जी की चिंता होने लगी। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आ रहा था। वो घर जाने को उठी पर उसके कदम उस ओर मुड़ गए जहां नारायण जी ने इशारा करके कहा था कि पास में फ्लैट में रहता हूं, पर कौन सा फ्लैट। सुमित्रा ने देखा आसपास तो सब ऊंची ऊंची इमारतें बनी थी। वो बड़े असमंजस में थी, क्या करे। फ़ोन नंबर भी तो नहीं था और पता भी नहीं। इन ऊंची ऊंची इमारतों में नारायण जी को कैसे खोजे। कभी डब्बे को देखती तो कभी ऊंची इमारतों को। घर वापस जाने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। पर तभी गार्ड की बातें सुनी। वो किसी डिलीवरी बॉय से कह रहा था कि किस नंबर में जाना है, तो वो बोला 21A में नारायण खुराना के घर। उल्टे पांव सुमित्रा वापस आई और गार्ड से कहा कि उसे भी 21A में ही जाना है। गार्ड ने रजिस्टर पर नाम एड्रेस लिखवा लिया। वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। डिलीवरी बॉय से पूछा तो उसने बताया, उनकी दवाइयाँ लेकर आया हूँ। तो नारायण जी सच में बीमार है। उसकी चिंता और बढ़ने लगी। पर किसी अजनबी के घर जाना उसे ठीक नहीं लगा। पर अब तो आ चुकी है। 21A के बाहर आकर डिलीवरी बॉय ने बेल बजाई, पर दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा नारायण जी ने ही खोला। सामने सुमित्रा को देखकर चौंक गए। आप? उसने उसे अंदर बुलाया। घर में कोई नहीं था। आप अचानक? सुमित्रा सहज होकर बोली, वो गाजर का हलवा और डब्बा उसने टेबल पर रख दिया। नारायण जी बोले, दरअसल कल रात ही फीवर हो गया था, बीपी भी बढ़ गया था, तो सोचा सुबह तक ठीक हो जाएगा। सकुचाते हुए सुमित्रा ने उसको छूकर देखा तो उसका बदन बुरी तरह तप रहा था। वो परेशान होकर बोली, आपको तो तेज बुखार है, घर पर कोई नहीं है क्या? तो वो बोले, दरअसल मैं अकेला ही रहता हूँ। सुमित्रा के बहुत जोर देने पर टैक्सी कर वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। अपने बेटे को भी फ़ोन करके बता दिया। पहले तो बेटे को बड़ा अटपटा लगा कि माँ ऐसे कैसे किसी को। फिर सोचा बूढ़ी हैं, थोड़ा मन ही लगा रहेगा। डॉक्टर ने नारायण को 5 दिन की दवाई और हल्का खाना खाने की सलाह दी। बीपी की गोली भी बढ़ा दी। साथ ही हर घंटे बुखार मॉनिटर करने को कहा और बुखार ना उतरने पर कोरोना का टेस्ट और भी टेस्ट करवाने को बोला। नारायण जी सुमित्रा से बोले, आप मेरी वजह से। सुमित्रा बोली, आपने ही मुझे हंसना सिखाया और अब आप ही। अरे ऐसे कैसे आपको छोड़ दूँ। वो उन्हें उनके घर पर ले गई, पर समस्या ये थी कि उनकी देखभाल कैसे की जाए और खाने पीने की भी समस्या थी। सुमित्रा करीब 1 घंटे वहाँ रही। नारायण जी को कुछ अच्छा महसूस होने लगा तो अपने घर चली गई। घर पर आकर उसे बड़ी बेचैनी हुई। इतना खुशमिजाज इंसान और बिल्कुल अकेला, और आज जब वो बीमार है तो कोई नहीं उसके पास। वो क्या खाएगा? इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं। वो तो खुद को ही दुनिया की सबसे बड़ी दुखियारी समझती थी। पर नारायण जी, आज दोपहर उसने खिचड़ी बनाई और कामवाली के हाथों नारायण जी के घर भिजवा दी। अब तो वो फ़ोन पर उनका हाल चाल पूछती रहती, दवाई की हिदायत भी देती रहती। बेटे बहू के जाने के बाद नारायण जी के घर हल्का भोजन भिजवा देती। सुमित्रा की देखभाल रंग लाई और नारायण जी नॉर्मल हो गए। 5 दिन का समय भी निकल गया। थोड़ी कमजोरी थी, पर उन्हें पार्क में देख सबके चेहरे खिल गए। सुमित्रा ने भी गहरी सांस ली। अब तो रोज ही दोनों एक दूसरे को तलाशते। एक दिन सुमित्रा जी पूछ बैठी, आप अकेले कैसे?
नारायण जी आज टाल नहीं पाए और फिर नारायण जी उन अतीत के पन्नों को समेट कर रख चुके थे। सुमित्रा जी के आग्रह की आंधी आकर उनको उड़ाने लगी। 50 साल पहले की यादें कर वो मुस्कुरा पड़े। कैसे वो तलवार ले घोड़े पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया लाए थे, जिसे शादी के मंडप में ही पहली बार देखा था और देखते ही रह गए थे। रसोई में चूहों के साथ सुहाग रात मनाना, नदिया के पार सिनेमा देखना, पत्नी का उसके सामने भी घूंघट काढ़ना, वो सब याद करते करते मुस्कुराते जाते, पर अचानक उनके चेहरे पर हंसी कहीं खो गई। शादी के 7 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उस समय तो बच्चे भी भगवान की नेमत माने जाते थे। फिर भी नारायण जी ने शहर आकर दोनों का इलाज करवाया। थोड़ा वक्त तो लगा पर खुशखबरी आई। पिता बनने वाले थे, वो दोनों फूले नहीं समाते, पर शायद खुशियाँ चंद दिनों की मेहमान थी। बच्चे का जन्म गांव में ही करवा दिया, जिससे सही से टाके ना लगने से उनकी पत्नी के बच्चादानी में जख्म हो गया और 3 साल तक वो बिस्तर में ही रही और फिर चल बसी। नारायण जी के दिल का सालों का तूफान आज बह जाने को तैयार था। सुमित्रा बोली, और बेटा? नारायण जी बोले, आज आप मेरी सारी कुंडली निकलवा ही लोगी। बेटा शिकागो में है, उसकी भी एक बेटी है। मैंने दूसरी शादी नहीं की पत्नी को वचन जो दिया था कि वो बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगे। माँ बाप बहन सारे रिश्ते उसके साथ मैंने ही निभाए, पर आज बेटा मुझे भूलकर सारे रिश्ते निभा रहा है। सुमित्रा ने उन्हें और ना छेड़ा। सवाल तो उनके पास बहुत थे, पर आज उसने नारायण जी को काफ़ी दुखी कर दिया था। उसके हाथ पर हाथ रखकर सुमित्रा ने कहा, हिम्मत रखिए नारायण जी। दोनों अपनी अपनी अधूरी जिंदगी जी रहे थे, पर अब उनको सुख दुख बांटने वाले दोस्त मिल गए थे, जो उनके पलों में रंग भर रहे थे। सुमित्रा अब खुश रहने लगी। उसने एक दिन अपने को आईने में देखा तो महसूस किया कि वो इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई। उसे भी सजने संवरने का अधिकार है। वो बाजार से हेयर कलर ले आई और बालों को कलर कर लिया। साड़ी भी करीने से पहनने लगी। सुबह पार्क जा रही थी तो उसकी बहू की नज़र उन पर पड़ी। देखकर चकित रह गई कि माँ जी को ये क्या बचपना सूझा। ये कोई उम्र है सजने संवरने की कि उसने अपने पति आलोक को बुलाकर कहा, माँ जी को तो देखो जरा। बेटे ने जब माँ को देखा तो उसने पहले तो हंसी छूट गई, फिर बोला, माँ ये सब क्या है? सुमित्रा को लगा जैसे कि उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। बोली, बेटा बस ऐसे ही। बहू बोली, माँ जी हर उम्र का अपना पहनावा होता है, और वैसे भी पापा तो है नहीं। फिर सुमित्रा को बहू की बात कांच की तरह चुभ गई। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पार्क जाने का मन ही नहीं हुआ। उसकी आंखें गीली होती रहीं। ऐसा कौन सा गुनाह उसने कर लिया था? इतनी पढ़ी लिखी बहू के ऐसे विचार उसे आश्चर्य हुआ। उसने तो बहू को कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। क्या पहनती है, क्या खाती है, देर रात पार्टी से आती है और देर सुबह तक सोती है, पर उसने तो कभी नहीं रोका टोका। सोचती रही कि आजकल की मांग है, बड़े शहरों का यही रहन सहन है। पर आज उसने बाल क्या रंगे, बहू ने उसके चरित्र का ही खंडन कर दिया। अब वो समझाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। सुमित्रा जी का मन बहुत व्यथित हो उठा। उसे आज अपने पति की बहुत याद आई, जब वो भर भर के चूड़ियाँ पहनती थी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाती थी। वो हमेशा कहते थे, तुम तो मेरी मधुबाला हो और मैं तुम्हारा दिलीप कुमार। सुमित्रा की आंखों से आंसू रुकी नहीं रहे थे। दोपहर भी वो कमरे से नहीं निकली और ना ही खाना खाया। शाम के समय नारायण जी का फोन आया, सुमित्रा जी आप आज आई नहीं, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? सुमित्रा कुछ नहीं बोल पाई। नारायण जी सुमित्रा की चुप्पी पड़ चुके थे। बोले, सुमित्रा जी आदत डाल लीजिए या फिर मेरे तरह अकेले रहिए। आपने पूछा था ना कि अकेले रहने की वजह। यही है वो वजह, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ, पर रहता तो हूँ अपनी मर्जी से। कोई रोक टोक तो नहीं है। आज हम बच्चों पर अंकुश नहीं लगाते, बच्चे हम पर अंकुश लगाने लगे हैं। 2 महीने शिकागो में बेटे के पास कैसे बीता मैं ही जानता हूँ। बस मेरी वजह से मेरे बेटे बहू आपस में झगड़ा कर बैठते और आखिर मैंने फैसला ले लिया, अब और नहीं। सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया। नारायण जी की बात उसे समझ आ रही थी। पूरे जोश के साथ बाहर निकली, अपना खाना गर्म करके खाया। रात गए जब बेटा बहू आए तो उसने नॉर्मल रहना ठीक समझा। रात के लिए उसने अपने लिए 2 गाउन भी खरीद लिए। बहू बोलने को हुई तो उसने हाथ के इशारे से कह दिया, बेटा मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देती हूँ, पर तुम मेरी आज़ादी तो मत तय करो। बहू चुप हो गई। सुमित्रा का विश्वास वापस आ गया। अगली सुबह वो पार्क गई तो नारायण जी को देख मुस्कुरा दी।
फिर दोनों अपनी अपनी आप बीती सुनाते रहे। सुमित्रा अब अपने लिए जीने लगी। पेंशन का अच्छा खासा पैसा आता था। पहले वो बच्चों को ही दे देती थी, पर अब उसने अपने लिए जीना सीख लिया। पार्क में उसकी सहेलियां बन गई थी, उनके साथ खरीदारी भी कर लाती। पर उसकी बहू को सुमित्रा की आज़ादी रास नहीं आ रही थी। वो अपने पति के कान भरने लगी। माँ को देखो कितना फालतू खर्चा करती हैं, कभी नई साड़ी तो कभी जगराता तो कभी जन्मदिन। कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही हैं, तुम्हें कुछ पता भी है? उनके आने से वैसे भी खर्चा इतना बढ़ गया है, अभी ये सब भी। बहू ने बेटे को एक प्लान समझाया। बेटा पहले तो सुनता रहा, फिर आखिरकार एक दिन माँ को बोल ही पड़ा, माँ हम बड़ा फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, आपकी सेविंग्स में भी कुछ मदद हो जाती। सुमित्रा उसका मुंह देखती रह गई। दोनों मियाँ बीवी अच्छा खासा कमाते हैं और नजरें उनकी पेंशन पर। सुमित्रा को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जन्मी हुई संतान उसे छल रही है। उसने दोनों पुत्रों से कभी उनकी कमाई का हिसाब किताब नहीं मांगा था। वो सब खर्चा खुद ही करती, यहाँ तक कि पति की बरसी पर उसने ब्राह्मण भोज खुद के पैसों से करवाया था। उसके पास कौन सी जमा पूंजी थी जिस पर बेटे की निगाह अटकी हुई थी? पेंशन से गुजर बसर हो जाती। वो तो वैसे भी दोनों बच्चों के जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, कुछ ना कुछ सबको दिला ही देती थी। इसी को जिंदगी मान जी रही थी। उसके खुद खुश रहने का अधिकार तो शायद पति के जाने के साथ ही खत्म हो गया था। सुमित्रा की चुप्पी से बेटा वहां से चला गया। सुमित्रा की खामोशी को उसने इनकार समझ लिया। इस बात को कई दिन भी गुजर गए। आज पार्क में जब वो पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। सब उसका इंतजार कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू से वातावरण गूंज उठा। उसे तो खुद को याद नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है, पर इन सबको कैसे? केक कटा और फोटो निकले। सब ने मिलकर सुमित्रा जी को घर मसाल भी उपहार में दिया। सुमित्रा ऊपर से शर्मा रही थी, पर अंदर से खुश थी। नारायण जी ने उसके हाथ पर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा रखी और कहा, इसे हमेशा साथ रखिए, कठिन समय में हिम्मत देंगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले आप सबको। सब एक साथ बोले, आप तो छुपाने के मूड में थी, नारायण जी ने ही प्लान बनाया। वो उनका चेहरा देखने लगी तो वो मुस्कुरा कर बोले, डिजिटल मीडिया का कमाल है। ओह अच्छा, उसने फेसबुक पर अपनी डिटेल्स डाल रखी है। नारायण जी के कहने पर ही तो उसने फेसबुक ज्वाइन किया था। आज समोसा पार्टी चल रही थी, कोई चाय बनाकर लाया था तो कोई पकौड़े। खुशी खुशी वो घर की तरफ मुड़ी। उसके दोनों बच्चों तक को उसका जन्मदिन याद नहीं था। बहुओं से उम्मीद भी क्या करे? वो बार बार उस साल पर हाथ घुमाती। बरसों बाद किसी ने उसे उपहार दिया था। गणेश जी की प्रतिमा उसने सामने मेज पर रख दी। उसे सच में लगता कि सामने नारायण जी खड़े हो, उसे ताकत दे रहे हों। रात ढले जब बेटे बहू आए तो उसे लगा कि कोई तो उसे जन्मदिन की बधाई देगा, पर उसकी कल्पना कल्पना ही रही। अगले दिन सुबह बहू की नज़र उस शॉल पर पड़ी तो बोली, माँ बड़ा खूबसूरत है, कहाँ से लिया? वो कुछ बोलती उससे पहले ही बोली, मैं ले लूँ, मुझे बहुत पसंद आया। वो उसका मुंह देखती रह गई, पर गणेश जी की प्रतिमा की तरफ देखा और बोली, नहीं बहू, ये मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों ने मुझे दिया है, ये अनमोल है मेरे लिए, इसे नहीं। बहू उसका मुंह देखती रह गई। जन्मदिन कब? तो सुमित्रा हिम्मत कर बोली, कल मेरा जन्मदिन था। तो बहू ने बेटे की तरफ देखा तो उसका सर शर्म से झुक गया। माँ के पास आकर बोला, सॉरी माँ, आप कभी मनाते ही नहीं। सुमित्रा जी बोली, मनाया तो कल भी नहीं था, पर सब उन्होंने पता कर लिया और मना दिया। तुम्हारी माँ का जन्मदिन पहली बार। बेटा चला गया और सुमित्रा के पास प्रश्न छोड़ गया, अपनों को भी अपनी अहमियत समझानी पड़ती है क्या? सुमित्रा के जिंदगी के पन्ने एक एक कर फड़फड़ा कर उड़ने लगे। बच्चों के जन्मदिन के एक हफ्ते पहले से ही वो उत्साहित हो जाती थी। सब कुछ चुनकर उनकी पसंद का सामान लाती और पूरा दिन उसकी पसंद का बनाती। सब याद करते करते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, पर आज उसका जन्मदिन किसी को याद ही नहीं। पर गलती उनकी भी कहाँ है? वो खुद ही कभी अपने लिए नहीं जी, बस मशीन बनी रही, पर अब और नहीं। सांझ बेला आ चुकी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। 65 साल की हो गई है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। जाने से पहले वो खुद के लिए जीना चाहती थी, जो उसे अच्छा लगे वो करना चाहती थी। नारायण जी की बातें उसके दिमाग पर असर डालने लगी थी। अब सुमित्रा खुश रहने लगी। उसने बहू और बेटे से मोह करना छोड़ दिया। वो अपने में मस्त रहने लगी, अपने काम से काम रखने लगी।
सुमित्रा को खुद एहसास हुआ कि वो खुद को हल्का महसूस करती है, पर बहू को सुमित्रा में ये परिवर्तन रास नहीं आया और सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमेशा गुमसुम रहने वाली माँ जी में ये परिवर्तन कैसे हुआ। अब उसकी निगाहें सुमित्रा पर ही रहती। ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा नहाने गई तो उसकी बहू उसके कमरे में आ गई और उसका फ़ोन चेक करने लगी। वो देखकर दंग रह गई। माँ जी अब फेसबुक व्हाट्सएप पर हैं और ढेरों मैसेज करती हैं। उसने अपने पति को बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुना दी। नारायण जी के मैसेज भी दिखा दिए जो सुप्रभात शुभरात्रि दोनों करते थे। बेटे को भी माँ में खोट नजर आने लगा। सुमित्रा नहा कर निकल ही रही थी तो दोनों उस पर बरस पड़े। माँ ये क्या है? वो दोनों से कुछ कहती उन्हें कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका पैर फिसल गया और सर वॉश बेसिन में टकरा गया। बाथरूम में खून की धार बह निकली। बहू बोली अब एक और खर्चा। सुमित्रा बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास ले गए। सुमित्रा के पैर और सिर में गंभीर चोट आई थी। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। सर पर भी 8 टांके लगे। सुमित्रा 2 घंटे तक हॉस्पिटल में रही। उसके बाद उसे घर ले आए। अब उसका पार्क जाना छूट गया। नारायण जी फ़ोन करते मैसेज करते पर वो किसी को कोई जवाब नहीं देती। वो बेटे बहू की नज़र में गिरना नहीं चाहती थी, पर वो अपने दोस्तों और पार्क को बहुत याद करती। पर बेटा बहू की नज़रें बता रही थी कि उन्हें उसमें खोट दिख रहा है। सुमित्रा चुपचाप लेटी रहती, आंसू बहाती रहती। बेटा बहू काम पर चले जाते। काम वाली खाने को रखकर चली जाती। उसे उठने बैठने में कष्ट होता पर कोई नहीं था। बेटे बहू ने 2 दिन की छुट्टी लेना भी जरूरी नहीं समझा। 7 साल की पोती थी, वही उसका सहारा थी। वो उसकी मदद कर देती थी पर थी तो वो बच्ची ही। ऐसे ही एक दिन वो बैठी थी, दरवाजे की घंटी बजी। पोती ने दरवाज़ा खोला तो लगा एक भूचाल अंदर आ गया हो। पार्क के सारे दोस्त उसके घर पर थे। सबके हाथों में फल फूल मिठाइयाँ और कार्ड थे। उनको लगा कि उसका कोई अपना मिल गया हो। उसकी आंखें छलक पड़ी। सुमित्रा सबको देखकर बहुत भावुक हो गई। लगा कोई बिछड़ा हुआ मिल गया हो। वो सबका उठकर स्वागत करना चाहती थी, उनके लिए पकवान बनाना चाहती थी, पर शरीर और मन दोनों से लाचार थी। नारायण जी सुमित्रा के मन के भाव पड़ चुके थे। वो बोले चलो निकालो, तो डब्बों में से जलेबियाँ निकलने लगीं। हंसते हंसते 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। सबने सुमित्रा के प्लास्टर पर अपने अपने संदेश भी लिखे। सुमित्रा नारायण जी की तरफ देखकर बोली, आप सबको कैसे पता चला? नारायण जी मुस्कुरा कर बोले, जैसे आपको हमारी तबीयत का पता चल गया था। सुमित्रा मुस्कुरा दी। बहू के आने का वक्त हो रहा था। वो अंदर से डर रही थी कि वो क्या कहेगी, कहीं सबके सामने ही कुछ ना बोल दे। सबकी मस्ती चल रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। सुमित्रा अंदर तक कांप गई। सामने बेटा और बहू थे। दोनों अचरज से सबको देख रहे थे। इतने सारे लोग, पर भगवान का शुक्र है कि दोनों सबके सामने कुछ नहीं बोले। सुमित्रा ने चैन की सांस ली। सबके जाने के बाद बहू का बड़बड़ाना शुरू हो गया। घर को धर्मशाला बना रखा है, जो देखो मुंह उठाकर चला आता है। अब इतनी गंदगी हो गई है, कौन करेगा इसको साफ? एक तो ऑफिस से थक कर आओ और अब ये सब नौटंकी। मेरे पीठ पीछे घर में पार्टियां होती हैं। सुमित्रा चुपचाप लेटी रही। अब उसे घर काटने को दौड़ने लगा। उसे अपने गांव का घर याद आने लगा, जहां दसियों मेहमानों को वो अकेले संभाल लेती थी। उसके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। वो किसी को भी बिना खिलाए पिलाए नहीं भेजती, पर आज वो अपने मेहमानों का सत्कार तक नहीं कर पाई। उसे अब ये घर अपना सा नहीं लगता। सुमित्रा धीरे धीरे ठीक होने लगी। प्लास्टर भी कट गया। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताई और आराम से चलने फिरने को बोल दिया। अब वो पार्क भी जाने लगी। लगा उसकी ज़िंदगी वापस आ गई हो। उसके इलाज में 25,000 का खर्चा हुआ तो बहू ने 10 बार सुना दिया। सुमित्रा ने बहू के हाथ पर 25,000 रुपये पकड़ाकर कहा, बेटा अपने पति से पूछना कि उसके ऊपर कितना कर्जा है मेरा, वो कब लौटा रहा है। बहू सुमित्रा का मुंह देखती रह गई। अब सुमित्रा का उस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। लगता उसे कोई कैद में रखा गया है, जहां वो दूसरों के अधीन है। वो तिल तिल कर जी रही थी। बेटा सब देखता रहा और अनदेखा करता रहा। सुमित्रा भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो। उसने एक दिन निर्णय ले लिया, जिसे सुन बेटा बहू दोनों ही भौचक रह गए। दोनों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो सुमित्रा जी को सीधी सादी गांव की महिला समझ रहे थे। अब सुमित्रा ने दिखा दिया कि बस अब और नहीं। सुमित्रा के निर्णय से बेटा बहू दोनों के मुंह खुले रह गए। सुमित्रा ने एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया था।
बेटा बोला, माँ आप अलग। सुमित्रा बोली, बेटा इसी सोसाइटी में तो हूँ, जब मन करे आ जाना, मैं कौन सा दूर हूँ। मैं आज भी अपना खर्चा उठा सकती हूँ, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बेटा कुछ और कहने को हुआ तो बहू ने हाथ पकड़ लिया और तंज कसते हुए बोली, हाँ भाई, आज़ादी चाहिए माँ जी को। सुमित्रा मुस्कुरा दी और बोली, बेटा सही कहा तुमने, मुझे भी कुछ अधूरे सपने पूरे करने हैं। वो अपना सामान पैक करने लगी। सुमित्रा पास के ही एक कमरे के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। कमरा, किचन, छोटा सा ड्राइंग रूम का किराया 7,000 था। सुमित्रा ने हिसाब किताब लगा लिया था, उसे 27,000 पेंशन मिलती थी, उसका खर्च आसानी से चल जाएगा। सुमित्रा ने करीने से घर को सजाया और एक सुकून भरी सांस ली। नारायण जी के दिए हुए गणेश जी से छोटा सा मंदिर भी बना लिया। यहाँ सब कुछ अपना सा लगा उसे। एक काम वाली भी लगा ली जो उसके घर की साफ सफाई कर देती, बाजार से सामान भी ला देती। सुमित्रा उससे इतना प्रेम करती कि वो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेती, बल्कि खाली समय सुमित्रा के पैरों में तेल मालिश भी कर देती। सुमित्रा सोचती, ये तो गैर है, थोड़ा सा प्यार क्या दिखाया, अपनी हो गई और अपनों को सब कुछ दिया, फिर भी वो अपने ना हुए। बेटा और पोती आते जाते रहते थे। पोती कई बार दादी के पास ही रुक जाती, पर बहू ने आने का कष्ट नहीं किया। पार्क के सारे दोस्त उसके घर आ जाते, वो उन्हें तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती। नारायण जी भी रोज शाम सुमित्रा जी के साथ ही चाय पीते। सुमित्रा रात का खाना भी उनका पैक कर देती। सुमित्रा अब बहुत खुश थी। पैसे की तंगी तो थी नहीं, वो खुद को आज़ाद महसूस करती। उसकी दिनचर्या भी सही हो गई। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा नारायण जी के साथ शाम की चाय का आनंद ले रही थी। उसके बेटा बहू पोती को लेकर आए। सुमित्रा देखकर प्रसन्न हुई। नारायण जी थोड़ी देर बाद चले गए। सुमित्रा को देख आश्चर्य हुआ कि आखिरकार आज बहू कैसे। उसने खुद ही अपने आने का मकसद बता दिया। बोली, माँ जी, ये आपके और नारायण जी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? सारी सोसाइटी थू थू कर रही है, मेरी सारी सहेलियाँ मजाक बना रही हैं। माँ, आप इस उम्र में रंग लिया। सुमित्रा टूटने वालों में से नहीं थी। बोली, बेटा लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना बताओ, तुम क्या सोचती हो, क्या कहती हो? बहू सुमित्रा के हाजिर जवाबी से मौन हो गई। सुमित्रा आगे बोली, बेटा जवानी तो तुम बच्चों में गुजार दी, अब पल दो पल बचे हैं जिन्हें हम हंस बोल कर काट रहे हैं, उसमें भी तुम सबको परेशानी हो रही है। हम तुम दोनों की जिंदगी से दूर इसीलिए गए कि हम दोनों के बीच प्यार बना रहे। रही नारायण जी की बात, तो उन्होंने ही मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, वरना मैं तो दुखियारी बनी रोती ही रहती। बेटा बोला, आप नहीं जानती माँ, ये बड़े शहरों के लोग अपना बनकर लूट लेते हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो। सुमित्रा बोली, बेटा दुनिया मैंने भी देखी है, और तुम तो अपने थे, तुम लोगों ने कम लूटा क्या? अब मेरे पास बचा ही क्या है जो कोई लूटेगा? इतने में नारायण जी अंदर आ गए। वो दरवाजे की ओट से चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। नारायण जी के अंदर आते ही सुमित्रा जी के बेटा बहू के मुंह खुले ही रह गए। वो दोनों उठकर जाने को हुए तो नारायण जी ने इशारे से बैठने के लिए कहा और बोले, तुम दोनों क्या बोल रहे थे? रंगरलियां मना रही है तुम्हारी माँ, देखना चाहते हो? सुमित्रा ने रोकना चाहा, पर नारायण जी नहीं रुके और दोनों का हाथ पकड़ बालकनी में ले गए और बोले, देखो जो सामने पानी की टंकी दिख रही है, उसके नीचे ही तुम्हारी माँ गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। वो काम वालियाँ तुम्हारे घर काम करती हैं, जिनके बच्चे आवारा की तरह घूमते हैं, सबको इकट्ठा कर अपने पैसे से उनके लिए कॉपी पेंसिल का इंतजाम कर रही है और हम सबसे मदद मांग रही है। उसका अधूरा सपना है कि वो एक स्कूल खोले जहाँ सबको फ्री में शिक्षा मिले। हम दोनों अक्सर बैठकर उसी की भूमिका निभाते हैं। सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि हमें ज़मीन मिल सके। देखो कागजात। नारायण जी आज बहुत गुस्से में थे। बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ऐसे विचार रखते हुए? वो अभी भी दूसरों का भला करना चाहती है और तुम्हारी सोच अपनी माँ के लिए ऐसी हो सकती है। हाँ, हम दोनों साथ वक्त बिताते हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या तुम ऑफिस में या बैंक में किसी के साथ चाय नहीं पीते, बातें नहीं करते? फिर उन पर कैसी रोक? हम तुम्हारे ऊपर तो अंकुश नहीं लगा पाए। और उन दोनों के चेहरे लटक गए और बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। सुमित्रा ने नारायण जी को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। बोली, बस भी करो, अब एक कप चाय और हो जाए। नारायण जी मुस्कुरा दिए, आपके हाथ की एक क्या 10 चाय भी पी सकता हूँ। सुमित्रा आज बहुत खुश थी, उसका सपना पूरा होने के कगार पर था।
उसकी मेहनत रंग लाई और स्कूल के लिए एक पुरानी हवेली मिल गई, जिसमें थोड़ा बहुत काम करवा कर स्कूल का रूप दे दिया गया। सबने हाथ खोलकर मदद की। 50 बच्चे स्कूल में आने लगे, जिसकी संख्या वक्त के साथ बढ़ती जाती। उनकी कॉपी किताबों का खर्चा सब मिलकर करते। सुमित्रा को स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया गया, जिसको जब समय मिलता मदद करता। स्कूल के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पैसों की कमी भी होने लगी थी, पर काम रुका नहीं। नारायण जी ने अपनी सारी जमा पूंजी दे डाली। सुमित्रा उन्हें देख रही थी। नारायण जी बोले कि मेरा तो कोई अपना सपना बचा नहीं। सोचा आपका सपना ही पूरा कर दूं। कोई तो अपने सपने को जी ले। ये स्कूल धीरे धीरे चर्चा का केंद्र बन गया। यहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों जैसी अंग्रेजी बोलने लगे। उनके माँ बाप बहुत खुश थे। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी की शिक्षा भी मिल रही थी। एक दिन सुमित्रा जी को फोटो अखबार का हिस्सा बन गई। बहू और बेटा ने देखा तो देखते ही रह गए। सुमित्रा और उनके सभी मित्रों को इस उम्र में एक अच्छा भला काम करने का मिल गया था। सभी बहुत खुश थे। कई दिनों से सुमित्रा ने महसूस किया कि नारायण जी कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। कोई बात है जो उनको खाए जा रही है। बहुत पूछने पर भी नहीं बताते। पर सुमित्रा कहाँ मानने वाली थी। उसने बात को उगलवा ही लिया, जिसे सुनकर उसके होश उड़ ही गए और उसे अपने सपने अधूरे लगने लगे। नारायण जी ने बताया कि कल अचानक उसका बेटा आ गया है। सबने उसके कान भर दिए कि मैंने अपना सारा पैसा तुम पर लुटा दिया है। तब से जिद कर रहा है कि यहाँ का मकान बेचकर उसके साथ चलो। सुमित्रा अवाक रह गई। उसके बहू बेटे कम थे क्या कि अब ये भी। सुमित्रा नारायण जी के बिना अपने आप को अधूरा पाती। वो चुपचाप घर चली गई। इस महानगर में उसे नारायण जी ने ही जीने की चाहत पैदा की थी। उसके सालों के सपने को पूरा करवाया था। अब अचानक चले गए तो नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। पर किस हक से रोकेगी। ये दुनिया ऐसी ही है जहाँ रिश्तों को नाम देना जरूरी है। बिना नाम के रिश्ते नहीं चलते। बेनाम रिश्ते बस बदनाम हुआ करते हैं। इंसानियत, प्रेम, इन विश्वास सबके कोई रिश्ते नहीं है दुनिया में। उधर नारायण जी का भी जाने का मन नहीं था, पर बेटा जिद पर अड़ा हुआ था। उसे डर था नारायण जी मकान भी कहीं किसी को ना दे दे। वो अपनी मोटी जमा पूंजी स्कूल में लगा ही चुके थे। नारायण जी को भी रात को नींद नहीं आई। 1 हफ्ते बाद के टिकट बेटे ने करवा लिए। इसी बीच मकान भी बिकाऊ कर दिया। सुमित्रा सुबह पार्क गई, पर नारायण जी नहीं दिखे। सोचा बेटा आया है, शायद व्यस्त होंगे। फिर वो स्कूल भी नहीं आए और अगले दिन भी नहीं दिखे। सुमित्रा से रहा नहीं गया और एक बार फिर उसके कदम नारायण जी के घर की तरफ मुड़ गए। घंटी बजाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, कहीं उसका बेटा। पर मन को क्या समझाती, सुमित्रा से रहा ही नहीं गया और फिर घंटी बजा ही दी। सामने नारायण जी की तरह लंबा चौड़ा युवक था। अंदाजा लगाते हुए उसे देर नहीं लगी कि ये उनका बेटा ही होगा। सुमित्रा बोली, नारायण जी हैं। वो बोला, आप कौन? मैं सुमित्रा। ओहो, तो आप हैं सुमित्रा जी, जो मेरे भोले भाले पापा को बहला फुसलाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। माफ़ करना सुमित्रा जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके चेहरे पर नफरत के भाव दिखाई दे रहे थे। सुमित्रा वापस मुड़ने को हुई, तभी नारायण जी की आवाज़ से उसके कदम ठिठक गए। सुमित्रा रुको बेटा, ये क्या पागलपन है? घर आए मेहमान से ऐसे बात की जाती है? नारायण जी ने अपने बेटे को डांटा। मेहमान? अरे ये तो आपकी मुझसे भी ज़्यादा सगी हैं। उसने तंज कसा। नारायण जी से रहा नहीं गया और बोल ही पड़े, सही कहा बेटा तूने। तू तो सालों से वहाँ बैठा था, आज अचानक हमारी जिंदगी के निर्णय लेने चला आया। तब कहाँ था जब मैं बुखार से तड़प रहा था? तब ये थी मेरे पास। तूने कभी सुध ली कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं? कितनी ही रातें मैंने बिन सोए काटी। आज जब मैं जिंदगी जीना सीख रहा हूँ तो तू आ गया अचानक अपने खून का रुतबा दिखाने। वाह बेटा, सगा कोई खून के रिश्ते से नहीं होता, दिल से होता है, रिश्ते निभाने से होता है। और जो कुछ तुझे करना है कर ले, मैं नहीं जाता तेरे साथ। बेटा बड़बड़ाता हुआ निकल गया। सुमित्रा ने समझाने की कोशिश की तो नारायण जी बोले, सुमित्रा हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। हमारे रिश्ते को दुनिया नहीं समझ पाई, हमें इसे नाम देना ही पड़ेगा, वरना हम इस संध्या बेला में तिल तिल कर मरते रहेंगे। बोलो तुम क्या चाहती हो? सुमित्रा नारायण जी का मुंह देखती रह गई। नारायण जी सुमित्रा का मुंह ताकते रह गए। सब लोग प्रश्नवाचक निगाहों से सुमित्रा को देख रहे थे। नारायण जी ने सबको सारी कहानी सुना दी।
सब एक ही दर्द से गुजर रहे थे, सबकी कहानी एक जैसी थी। बस फर्क इतना था, नारायण जी ने कदम उठाया था और सब चुप थे। हाँ, बात अटपटी जरूर थी, सबको पच भी नहीं रही थी, पर सबके दिल जानते थे कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे सच में लगने लगा कि वो दोनों अपराधी हैं और अपने अपराध की सजा काटने को तैयार भी हैं। तभी मनोरमा, जो 17 साल से अकेलेपन को सहन कर रही थी, अचानक बोली, नारायण जी कोई समझे ना समझे, पर मैं इस दर्द को अच्छे से समझती हूँ और मैं आपके साथ हूँ। फिर क्या था, एक एक कर सबने अपनी स्वीकृति दे दी। सुमित्रा जी भी अपराध बोध से मुक्त हो गई, पर सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। क्या वो इस बात को समझेंगे और स्वीकार करेंगे? बच्चों की शादी में माँ बाप की मंजूरी हो ना हो, पर बड़ों की शादी में बच्चों की मंजूरी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ताउम्र माँ बाप उनके लिए ही जीते हैं और दर्द झेलते हैं। उनके खिलाफ माँ बाप चाह कर भी नहीं जा पाते। नारायण जी ने कहा कि वो अपने बेटे को तो संभाल लेंगे, पर सुमित्रा जी कैसे अपने बेटे, बहू और पोती को ये सब बता पाएंगी? पर बताना तो होगा ही। किसी बाहर वाले से पता चले, उससे बेहतर है खुद ही बात कर ली जाए। सुमित्रा अंदर ही अंदर कांप रही थी। नहीं, उससे ये नहीं हो पाएगा। बड़ी मुश्किल से तो उसने अपने दिल को समझाया है, पर बच्चों से कहना, नहीं नहीं, वो कभी नहीं कर पाएगी। नारायण जी ने उसका हाथ थाम कर कहा, सुमित्रा जी, हम जानते हैं कि हम वो कर रहे हैं जो करने की हिम्मत सब नहीं जुटा पाते, पर इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं या किसी को धोखा दे रहे हैं। ये जीवन ट्रेन में बैठे मुसाफिर की तरह है। कौन कहाँ मिलेगा, कहाँ बिछड़ेगा, नहीं पता। जब तक ट्रेन में है, जो मिला उससे हंस बोल दिया, और क्या। सुमित्रा खामोश थी, बस इतना ही बोली, नारायण जी आप थोड़ा समय दीजिए, मैं समय देखकर बात करती हूँ। मेरा दूसरा बेटा बहू भी है, मैं किसी से बगावत नहीं कर सकती। वैसे भी हमारे पास सांसें भी कितनी हैं। आज यहाँ बैठी हूँ, कल रहूँ ना रहूँ। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। जिंदगी रोने का नहीं, जीने का नाम है। सुमित्रा अपने घर चली गई और नारायण जी ने भी अपना जाना कैंसिल कर दिया। बेटे को समझा बुझा कर वापस भेज दिया, पर कब तक मौन रहा जा सकता था? कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सुमित्रा रोज सोचती कि वो बहू और बेटे से बात करेगी, पर जबान साथ ही नहीं देती। वो अपराध पोत से गढ़ी जा रही थी। एक दिन जब वो नारायण जी के साथ चाय पी रही थी, तो उसकी पोती ने आकर एक मासूम सा सवाल नारायण जी से किया, आप मेरे दादू जैसे लगते हैं, आप मेरे दादू ही क्यों नहीं बन जाते? सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। जिस बात को बड़े कहने में असहज हो रहे थे, बच्चे ने सच्चे दिल से वो बात कह दी थी। नारायण जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, तुरंत बोल पड़े, हाँ हाँ बिल्कुल, तू अपनी दादी से पूछ ले। और पोती दादी से जिद कर बैठी, दादी इनको दादू बना लो, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप इनको अपने साथ ही रख लो। बेटा बहू का मुंह देखने लायक था। वो बच्ची को डांटने लगे और वो जोरों से रोने लगी। नारायण जी ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम बच्चों को आपत्ति ना हो तो मैं और सुमित्रा एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। सुमित्रा का बेटा बहू वहाँ से उसको उठाकर चले गए, पर उनका मौन बता रहा था कि वो इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। पर एक बात ठीक हुई थी कि बात उसके कान तक पहुँच चुकी थी। ये अनोखा रिश्ता अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा था। हर कोई उनके बारे में बात करता, कोई दोनों की हिम्मत की तारीफ करता तो कोई कानाफूसी करता। पर एक बात तो थी, सुमित्रा के स्कूल की तरह शादी की खबर भी मीडिया तक पहुंच गई। और फिर एक दिन इस अनोखे रिश्ते की खबर सुन मीडिया वाले भी सुमित्रा के स्कूल पहुंच गए, सुमित्रा और नारायण जी का इंटरव्यू लेने। उन्हें किसने ये खबर दी, सुमित्रा अचरज से सोच रही थी। पीछे से उसकी बहू खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब आएगा मजा, बड़ा नाम कमा रही थी। अब समाज में थू थू होगी, तब पता चलेगा। पत्रकारों में से एक की आवाज़ आई, क्या ये सच है आप और नारायण जी शादी कर रहे हैं? तो दूसरा बोला, इस उम्र में शादी कर आप समाज को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं? सुमित्रा घबराने लगी, पर सवालों से भागना कायरता थी। आज वो चुप नहीं रहेगी, क्योंकि आज चुप रहने से उसका सपना टूट जाएगा। नारायण जी बोलने को हुए तो उसने उन्हें चुप करा दिया। ये उसकी लड़ाई थी, उसे ही लड़नी होगी, उसे खुद को मजबूत बनाना ही होगा। वो लंबी सांस लेकर बोली, हाँ ये बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, पर शादी करने के लिए मजबूर किसने किया? आप और आप सबने।
इस उम्र में विवाह के मायने बहुत जुदा होते हैं। अब देह से देह का मिलन नहीं करना है, बस अपना अकेलापन बांटना है। वो अकेलापन जो तुम सबने हमें दे दिया। देह तो अब सूख चुकी है, अरमान भी कभी के दफन हो चुके हैं। अब तो बस हम सूखे पत्ते हैं। कब टहनी से अलग हो जाएं हमें नहीं पता। जब तक जुड़े हैं तब तक खाद पानी देखभाल की हमें भी दरकार है, पर हमें तो वक्त से पहले ही जुदा कर दिया जाता है। अब आप ही बताओ हम कहाँ जाएं? अगर ये अकेलापन परिवार वालों से दूर हो जाता तो क्यों हम ये विचार लाते? हम तो जिंदगी के दिन गिन रहे हैं। जब तक बच्चे साथ में थे हमें कुछ सोचने तक का वक्त नहीं था। बच्चे अपने अपने घरों में दुबके हैं, हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, हंस लेते हैं, एक दूसरे की मदद कर देते हैं बस। परवार समाज, उसे ये भी रास नहीं आया और हमारे ऊपर छींटाकसी होने लगी। अरे भाई, पति को गुजरे सालों गुजर गए, तब शरीर का खून गर्म नहीं हुआ तो अब क्या होगा? नारायण जी के साथ शादी करने का फैसला इसीलिए लिया था कि आप सबको मुहर दिख जाए और हमारा हंसना बोलना आपको ना अखरे। सुमित्रा की आंखें की कोरे भीग रही थी। नारायण जी ने सुमित्रा का हाथ थाम लिया और बोले, जब बच्चे हाथ छोड़ दें तो हम क्या करें? मजबूर हो हमें एक दूसरे का हाथ थामना पड़ा। और किसी का कोई सवाल है तो बोलो। तभी भीड़ में से तालियों की आवाज़ आई। ये और कोई नहीं, सुमित्रा जी की पोती थी। वो बोली, दादू, आप सच में मेरे दादू हो। दादू, आई लव यू। और अचानक तालियों से पूरा स्कूल गूंज उठा। आसपास रहने वालों के लिए ये रिश्ता मिसाल बन गया। सब उनके साहस की सराहना कर रहे थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।